जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं साथियों भारत का राष्ट्रपति, जो आपके सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आता है। इनके शक्तियों के देखेंगे, इनके निर्वाचन को देखेंगे, इनके कार्य को देखेंगे, इनके सारी शक्तियों से लेकर के आपातकाल तक सभी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। पहले आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आप लोग क्या है कार्य अध्याय 1 में। देखिए पहले मैं एक बार में सारे आर्टिकल्स को एक बार दिखा देता हूं, बता देता हूं, फिर एक एक आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखिए कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद का विवरण रहता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों किसको? सिर्फ राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मंत्रिपरिषद गलत लिखा है, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। काट दीजिए इसको, ये मंत्रिपरिषद नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए पहले हम देखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक आपका भारत के राष्ट्रपति को देखा जाता है। तो आर्टिकल 52 में देखिए क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है। फिर 53 में देखिए क्या लिख रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप केवल आर्टिकल को सुन लीजिए। फिर आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात की गई है, और यहाँ 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति या विधि क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति का पदावधि आर्टिकल 56 में बताया गया है, जो कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है। फिर इनके आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। और ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होगा उसके बारे में बताया गया है, इसे आप लोग देखिएगा। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं क्या होंगी, और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त होंगे इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, और 61 में इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा कैसे, इसके बारे में बताया गया है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग सभी लोग, मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग समझिए और पढ़िए और देखिए क्या है इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिएगा क्या है, इसको पढ़िए आप लोग। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है साथियों, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो भी काम होता है भारत में या भारत के बाहर, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही काम होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति देश का मुखिया या प्रधान है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो बिंदु है उसे समझिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए संसद में 3 अंग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक संसद का अंग होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति होता है, उसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, जिसका निवास राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, और तथा राष्ट्रपति भवन का निर्माण की बात की जाएगी साथियों तो 1912 में हुआ था तथा 1929 में बनकर यह तैयार हुआ। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति निवास की बात की जाएगी तो यह नई दिल्ली में है, और स्टार्ट कब हुआ था बनना? 1912 में, और बन करके तैयार हुआ था साथियों 1929 में, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति देश का राष्ट्र प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र मुखिया, कार्यकारी प्रमुख है। देश का प्रथम नागरिक है, वह देश की एकता अखंडता का प्रतीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और क्या समझेंगे इसमें?
राष्ट्रपति के बारे में, एयर इंडिया वन भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ले जाने के लिए है, जिसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संचालन होता है। इसे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर इंडिया क्या करती है, एयर इंडिया वन भारतीय जो होती है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ले जाने के लिए है, जिसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से संचालन होता है। और इसके बारे में समझिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। और आगे चलिए, इन पर कुछ फैक्ट था, इसे आप लोग पढ़ लीजिए और याद रखिएगा। अब चलिए एक एक करके आर्टिकल को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से सेशन स्टार्ट होता है। आर्टिकल 52 पढ़िए और समझिए आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 52 में ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और देखिए आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधिनाव नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ अधीनस्थ कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर साथियों अधीनस्थ करिएगा, इसको काट करके अधीनस्थ लिख दीजिए। यहाँ पर वो अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ मतलब दो मंत्री परिषद होंगे, उनके माध्यम से वो अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। देखिए व्यवहार में उसे मंत्री परिषद मानने का बाध्य किया गया है। जो भी मंत्री परिषद उसे कहेंगे उसे मानने के लिए बाध्य किया गया है। व्यवहारता है, ऐसा मूलता नहीं है, व्यवहार में ऐसा कहा गया, इसे ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 52 मैंने बताया क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या बताया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो होंगी राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसे आप लोग ध्यान देंगे। कार्यपालिका शक्तियां में क्या आएगा, जैसे पीएम होंगे, मंत्री परिषद की नियुक्तियां होंगी, नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति हो गई। ये सारे काम आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आप लोग देखेंगे। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। और निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, निर्वाचक मंडल में देखिए कौन कौन आएगा राष्ट्रपति के, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, पहले लोकसभा लेंगे। लोकसभा कौन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे। ध्यान से समझिएगा, लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर दूसरा आपका ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात ध्यान दीजिएगा राज्य में जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं इसमें भाग लेंगे। जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद सदस्य होते हैं, वो लोग भाग नहीं लेंगे। याद रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और निर्वाचक मंडल में देखिए मैंने बता दिया आपको, ये 3 लोग आएंगे, इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना रहेगा तो इसमें 50 सांसद या विधायक जब आपका प्रस्तावक बनेंगे तभी आप लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें 50 प्रस्तावक बनेंगे और 50 लोग जब अनुमोदन करेंगे तब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। और आगे देखिएगा, इसमें 15,000 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है जो रिजर्व बैंक में जमा होती है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, इसे आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसे ध्यान देंगे। फिर देखिए आर्टिकल 55 में,
आर्टिकल 54 में मैंने बताया निर्वाचन होगा, लेकिन आर्टिकल 55 में साथियों निर्वाचन की विधि क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए इसका विधि क्या होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखिए अभी मैं बताता हूं कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे इनके मतों की गिनती होती है। मैं फार्मूला के जरिए आपको समझा करके बताता हूं। चलिए देखिए एक रूपता और समतुल्यता की बात की जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ व राज्यों के साथ समानता होनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधानसभाओं के सदस्यों के मूल्य योग के बराबर होता है। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िएगा। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य योग के बराबर होता है। राज्य के बीच एक रूपता प्राप्त करने तथा संघ एवं राज्यों के मध्य समतुल्यता प्राप्त करने के लिए विधायक व सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ एक एक लोगों का कैसे निर्वाचन पद्धति में कैसे इनके मतों की गिनती होती है, एक विधायक का मूल्य क्या होता है, इसे आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आपके विधायक जो हैं, एक किसी राज्य का विधायक है तो उसके मतों की गिनती कैसे होती है इसे आप लोग देखिए। मान लीजिए ये आपके क्षेत्र के विधायक हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं तो इनकी कैसे इनकी मतों की गिनती होगी देखिएगा। तो आपके राज्य की जनसंख्या देखी जाएगी, जो जनसंख्या होगी, क्या जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या देखी जाएगी। फिर राज्य से निर्वाचित होने वाले टोटल विधायक को देखा जाएगा। टोटल विधायक मान लीजिए यूपी में कितने विधायक होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो टोटल विधायक पूरे 1/1000, 1/1000। इससे क्या होगा, तो आपके एक विधायक की मतों की गिनती निकलेगी। राज्य की जनसंख्या याद रखिएगा 1971 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या है उसी के हिसाब से लिया जाएगा। और एक आपके राज्य में टोटल विधायक जो होते हैं, राज्य के विधायक की संख्या टोटल की बात की जा रही है, टोटल याद रखिएगा। टोटल जो संख्या होगी वही आपके क्या करेंगे, मतों की गिनती होती है। कुछ इस प्रकार से गिनती होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही पूछता है कि निर्वाचन विधि क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं आर्टिकल 55 में आता है, जो निर्वाचन आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमण प्रणाली द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए अब आप लोग इसके कार्यकाल एवं अन्य प्रावधान के बारे में देख लीजिए साथियों। आर्टिकल 56 में देखिए अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है, परंतु वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। इनके कार्यकाल की पदावधि तो 5 वर्ष होती है, लेकिन यदि इनका उत्तराधिकारी जब तक इनके पद पर चुन के आ नहीं जाता है तब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर लेगा तब यह जाकर के अपने पद को छोड़ेंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना साथियों लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में कोई व्यक्ति जितना बार चाहे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस मामले में मौन या चुप है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 57 में कहा गया कि कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा 57 में कहा गया है। विवाद स्वरूप देख लीजिएगा, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के तहत इसकी सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होगी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही लिखा है अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किए जाते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में वर्णित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
तो 56 में क्या है, इनके कार्यकाल की बात की गई है, और 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और क्या साथियों, 71 की बात की जा रही है साथियों। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए आप लोग आर्टिकल 58 के बारे में, योग्यताएं, शर्तें एवं वेतन के बारे में देखिए। निर्वाचन योग्यता, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता बहुत आसान सी योग्यता है। हमारे देश में चपरासी बनने के लिए आपको बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री चाहिए, और नेता बनने के लिए अंगूठा छाप चाहिए, ऐसा हमारे देश की नीति है। और भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष की आयु से कम न हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, तो वह निर्वाचन के योग्य है, ऐसा आर्टिकल 50। आगे अनुच्छेद 59 में देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है। यहाँ निर्वाचन योग्यता की बात की गई थी, यहाँ उसके पद के लिए क्या शर्त है, ध्यान दीजिएगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वह सदस्य नहीं होगा। उसे यदि राष्ट्रपति के पद धारण करना है तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, न तो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते में कोई उसकी कटौती नहीं होगी, ऐसा आपका आर्टिकल 59 में कहा गया है। देखिए वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात की लिया जाए साथियों, तो राष्ट्रपति की संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति मासिक होता, प्रति माह उन्हें 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये वेतन आयकर मुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो राष्ट्रपति को वेतन दिए जाते हैं वे उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, अर्थात जो 5 लाख रुपए उनको वेतन दिया जाता है उसमें टैक्स के रूप में कुछ नहीं करता है, वो आयकर मुक्त होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये पॉइंट देखिएगा साथियों, अवकाश ग्रहण के बाद राष्ट्रपति 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए आप लोग, आर्टिकल 58 हो गया, 59 हो गया। अब आप लोग 60 के बारे में देखिए। यहाँ पर हम लोग शपथ एवं महाभियोग के बारे में देखेंगे, और राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा, इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 60 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यदि वह अनुपस्थित है तो उस न्यायालय का क्या होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ऐसा आपके बाद आर्टिकल 60 में कहा गया है। आइए आर्टिकल 61 को समझिए, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, इम्पीचमेंट की बात की गई है। महाभियोग क्या होता है इसका समझिएगा बात। महाभियोग साथियों राष्ट्रपति पर लगाया जाता है उनको अपने पद से हटाए जाने के लिए। तो समझिएगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या होता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। समझिएगा ये कैसे लगता है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि स्टेप 1 क्या होता है। देखिए मैंने एक एक स्टेप में बता रखा है कि किस तरह से भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में देखिए, प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यह साथियों संसद के किसी भी सदन में महाभियोग के लिए लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन 1/4 सदस्यों का क्या चाहिए, उस पर हस्ताक्षर चाहिए। और स्टेप 2 क्या होगा, सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित देना होगा। यदि महाभियोग लाना है राष्ट्रपति के प्रति तो उसका सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगले स्टेप में प्रथम सदन 2/3 बहुमत से पारित होगा। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर द्वितीय सदन जांच और 2/3 बहुमत से पारित। फिर राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। तो परिणाम क्या होगा, राष्ट्रपति अपने पद से
हटना पड़ता है। राष्ट्रपति को क्या होता है, अपने पद से हटना पड़ता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो यह कुछ इनके प्रक्रिया होती है, आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझे होंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बात कर लिया जाए साथियों, इसे समझिएगा आप लोग। पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 62 की बात कर रहे हैं साथियों। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको वहीं पर समझा दिया साथियों। आर्टिकल 60 में क्या बताया था, मैंने आपको शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया, और 61 में मैंने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात हो गई। यहाँ पर मैं 62 की बात करने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति, आर्टिकल 62 की बात की जाए, राष्ट्रपति जब नहीं होंगे, उनकी पद रिक्त होने पर क्या होगा, उपराष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, उनके सभी कार्यों को देखेंगे। यदि दोनों पद रिक्त हैं, राष्ट्रपति भी नहीं है साथियों, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन देखेगा राष्ट्रपति का पद? तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा आपका आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तो कार्यवाहक और उपराष्ट्रपति के रूप में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। आगे देखिए साथियों, वो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिएगा आप लोग। क्या ऐसा एक बार हुआ है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी तक संविधान में एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग अनुपस्थित रहे हैं। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हिदायतुल्लाह रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यायिक शक्तियों की बात कर लिया जाए साथियों। आर्टिकल 72 की बात की जा रही है साथियों आर्टिकल 72 की बात की जा रही है। न्यायिक शक्तियों की शब्दावली की यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 72 को समझिएगा। राष्ट्रपति को किसी की दंड को कम करने व क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के द्वारा प्राप्त है, ऐसा आप लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रपति क्या होता है, जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप राष्ट्रपति पद के पास जाएंगे आर्टिकल 72 के अंतर्गत, कि अपने क्षमा को कम करवाने के लिए, सजा को माफ करवाने के लिए, ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यही आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या क्या होता है, कर सकता है राष्ट्रपति, देखिए क्षमा कर सकता है। इसका तात्पर्य दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है साथियों। पहला क्या करेगा साथियों, क्षमा भी कर सकता है, और प्रविलंबन करना, इसके द्वारा दंडादेश को अस्थायी रूप से निलंबन किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान हेतु याचना करने के लिए समय देना। ध्यान दीजिएगा, प्रविलंबन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो आपको सजा मिली है उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति दोषी है वो फिर से अपनी याचना के लिए समय पा सके। और तीसरा आप लोग विराम अवस्था, विशेष कारणों से न्यून दंडादेश जारी करना। विराम में क्या होता है साथियों, किसी व्यक्ति को 4 साल 5 साल या 10 साल की सजा हुई है तो उसे कम से कम सजा देने के लिए विराम का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक होता है परिहार। परिहार में क्या करते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। उदाहरण के लिए समझिएगा, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष कर देना, ये परिहार होता है कि दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो भी सजा है उसको 2 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। फिर लघुकरण समझिएगा। लघुकरण में क्या होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम करना। परिहार में क्या हुआ था, दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा रहा था, लेकिन लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाएगा, उसके 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, इसे आप लोग समझिएगा। ये इनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग
राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां देख लीजिए। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं कार्यकारी एवं वित्तीय। कार्यकारी में क्या करते हैं तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत ही ध्यान दीजिएगा साथियों। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। मैंने आपको बताया है देश की सभी कार्यकारी नियम उपनियम राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं, ऐसा आर्टिकल 53 में बोला जाता है। नियुक्तियां करते हैं, किसकी किसकी नियुक्तियां करते हैं आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यों में राज्यपाल, विदेश व राजदूत, उच्चायुक्त, महान्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, ये सारी नियुक्तियां आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा साथियों वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की मैंने बात कर लिया, कार्यकारी शक्तियों की बात हो गई। फिर वित्तीय शक्तियों को ध्यान से देखिएगा। जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब धन विधेयक को लाना होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना आप लोग धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता है संसद में। यह धन वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। एक फिर देखिएगा आकस्मिक निधि, इसे समझिएगा साथियों। आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। बजट अनुच्छेद 112 वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत होता है, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सब आएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, ये सब वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत है। कैग रिपोर्ट संसद में पेश करना, ये सब वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखिए अब आप लोग। राष्ट्रपति की शक्तियां सैन्य, राजनीतिक व न्यायिक। ध्यान से देखिएगा सैन्य शक्तियों के अंतर्गत क्या आएगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और क्या देखिएगा, वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुख नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है संसद की अनुमति पर। यह आर्टिकल 53(2) के अंतर्गत होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर इसकी राजनीतिक शक्तियां क्या होती हैं। पॉलिटिकल पावर की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसका पॉलिटिकल पावर है। विदेशों में राजदूत, उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है। और क्या करता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं किसी विदेशी देशों से, तो उसमें समझौता जो संधियां होती हैं वह राष्ट्रपति के, भले प्रधानमंत्री करते हैं जाकर के, लेकिन नाम राष्ट्रपति के नाम से होता है। कहते हैं ना, वो आर्टिकल 67 में पढ़ेंगे आप लोग कि कहते हैं ना, करते हो कन्हैया नाम तेरा हो रहा, नाम मेरा हो रहा है, कहते हैं ना, तो गाना है। तो ऐसा ही कुछ है, काम कोई और करता है, नाम राष्ट्रपति का होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। फिर न्यायिक क्षमादान शक्तियों की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति न्यायालयों में दंडित लोगों को दंड को कम करने, स्थगित करने तथा क्षमा करने की न्यायिक शक्तियां रखता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए अब आप लोग। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताई गई है। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, कारण क्या होगा लगाने का, युद्ध हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुमोदन इसका संसद द्वारा 1 माह में 2/3 बहुमत से किया जाता है। अवधि की बात की जाएगी साथियों, शुरुआत में इसे 6 माह के लिए लगाया जाएगा, प्रारंभ में, अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और याद रखिएगा, अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1962, 1971, 1975, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। चलिए आगे देखिए अब आप लोग। आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए राज्य व वित्तीय की, तो राष्ट्रपति शासन आपकी आर्टिकल 356 के अंतर्गत, जो कारण क्या होगा, राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो राज्यपाल आपका सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित किया जाता है और प्रारंभ में इसे 6 माह तक और अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले लगाने की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, सबसे पहले आपका पंजाब में 1951 में लगाया गया था। सबसे अधिक समय की बात की जाए तो 5 वर्ष तक पंजाब में लगाया गया और सबसे अधिक बार आपका मणिपुर में 10 बार लगाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए वित्तीय आपातकाल की बात की जाए अनुच्छेद 360 की, तो कारण क्या होता है? आर्थिक स्थिति कमजोर या देश की साख को जब खतरा होता है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यह 2 माह से संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसको अनुमोदन किया जाता है। अवधि आपका अनिश्चित काल के लिए। नोट डाल के साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक अब तक कभी भी लागू नहीं हुआ है देश में, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए साथियों, यहीं पर राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया होगा। इनके कार्यकाल की, इनके निर्वाचन की, इनके महाभियोग की, इनकी शक्तियों की, साथ सब कुछ आपको मैं एक ही वीडियो में अच्छे से बता दिया हूँ। जल्द ही इसका एमसीक्यू करा दूंगा तो पूरा चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।